हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में और कुछ बेसिक की फैक्ट्स देखेंगे जो कि इसमें हमें मोस्टली कन्फ्यूजन्स होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं कि आखिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस पार्ट में का डिस्कशन किस पार्ट में किया गया है। ठीक है, तो देखिए ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर उसको 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया इसमें पार्ट्स की संख्या इंक्रीज की गई है। तो एक पार्ट हमारा डिलीट किया गया था और 4 नए पार्ट्स हमारे पास ऐड किए गए हैं। तो टोटल हमारे पास 25 पार्ट्स हो गए हैं। पार्ट्स का बेसिकली मतलब ये है कि जितने भी हमारे आर्टिकल्स होते हैं 1 टू 40 448, इन सभी को स्टडी करने के लिए हमने इसको डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस में बस डिवाइड कर दिया है। ओके, सिंपली फॉर द जिसके बारे में फॉर एग्जांपल हमने आर्टिकल नंबर 1 टू 4 के 4 तक हमने यूनियन और टेरिटरी की बात, यूनियन और उसके टेरिटरीज के बारे में बात की है। 5 टू हमने 11 सिटीजनशिप्स के बारे में बात किया है। ठीक है ना। तो सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स है वो 5 टू 11 मिल जाएंगे। इसी तरीके से आपका फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास। फंडामेंटल राइट्स आपके कहाँ से कहाँ तक है, 12 टू 35 तक। फिर आता है आपका डीपीएसपी। डीपीएसपी आपको कहाँ से कहाँ तक, 36 आर्टिकल से लेकर 51 तक। ठीक है ना। तो ये कुछ तरीका होता है जिसके जिसके थ्रू हम डिवाइड करते हैं अपने स्टडी करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इसी तरीके से जो हमारे प्रेसिडेंट है उनके बारे में पार्ट 5 में डिस्कशन किया गया है जिसका नाम है द यूनियन। ठीक है ना। पार्ट 5 में जो पार्ट 5 है हमारा वो 52 से लेकर 151 तक फैला हुआ है। ठीक है ना। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट के बारे में सिर्फ 52 आर्टिकल से लेकर 62 आर्टिकल्स तक ही डिस्कशन हुआ है। ठीक है। अब जो बेसिक चीज़ होती है वो ये है कि हमारे जो प्रेसिडेंट जी होते हैं वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है ना। और वो हमारे डी जीरो होते हैं, यानी फॉर्मल हेड होते हैं, यानी ऑफिशियल हेड वो होते हैं। बट इनके पास कोई पावर नहीं होती है। जो मेन पावर होती है वो होती है हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास। वो हमारे रियल हेड होते हैं। ठीक है। इसके अलावा बात करें इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस के वो सुप्रीम कमांडर होते हैं। ठीक है। तो आखिर चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें जब 62 तक है उसमें किसके बारे में क्या किया गया है कि ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में जिसमें डिस्कशन किया गया है कि आखिर इसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा। तो उसके बारे में आर्टिकल 52 दिया है। एग्जीक्यूटिव पावर के पावर्स कौन से 53 में, इलेक्शन के बारे में आपको 54 में दिया गया है। किस तरीके से इलेक्शन होगा, यानी तरीका क्या होगा इलेक्शन है। देखिए बाकी जो नॉर्मल इलेक्शन होते हैं उसका दूसरा तरीका होता है कि जिसको ज़्यादा वोट मिलता है वो जीत जाता है। बट प्रेसिडेंट में ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंट का तरीका होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफर ऑफ वोट। इसमें इसका तरीका कैसे होता है इसको हम आगे बताएंगे। उनके जो ऑफिस होता है ये 5 साल तक अपने ऑफिस में रहते हैं। और री इलेक्शन जो होता है वो ये कितनी भी बार तक री इलेक्ट हो सकते हैं। जबकि आप जो यूएसए होता है उसमें लिमिट है कि कोई भी व्यक्ति से 2 टर्म्स तक प्रेसिडेंट रह सकता है। ठीक है ना। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ऑल्सो हिज मिनिमम एज इज 35 ईयर्स। ठीक है। एंड ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी वो लोकसभा के मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए। उसके साथ साथ उनकी मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए और वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने ही चाहिए। ठीक है। देखिए इसमें अगर मैं बात करूँ कि एक चीज़ होती है कि यूएसए में ऐसा होता है कि जो प्रेसिडेंट होगा ही शुड बी बॉर्न, यानी सिटीजन होना ज़रूरी है। बट उनका जन्म होना चाहिए वो यूएसए में ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति एक्स है, वो सिटीजन है यूएसए का, बट उसका जिस टाइम उसका बर्थ हो रहा था तो वो मान लीजिए कनाडा में हुआ, तो ही इज, इवन दो ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही विल बी नॉट एलिजिबल फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में बर्थ वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिया में आप कहीं भी पैदा हुए हो, बट आपको बस आप सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और उसके थ्रू आप इजीली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हैं। ठीक है।
61 में बात की गई है आपकी इम्पीचमेंट के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 58 में उनके क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा गया है कि ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए और लोकसभा के मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होनी चाहिए। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि मस्ट नॉट होल्ड अ प्रॉफिट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी सर्विस में कोई भी ऐसी किसी भी जगह पे वो काम नहीं कर रहे, मतलब जहाँ से उनको प्रॉफिट हो सकता हो, फ़ायदा हो सकता हो, वो उस जॉब में नहीं हो सकते हैं, ठीक है। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो या लोकल गवर्नमेंट में हो, किसी भी जगह पे वो जॉब नहीं करना चाहिए उनको, मतलब वो नहीं कर रहे हो सकते उस वक्त जिस समय वो अप्लाई कर रहे हो, जिस समय वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। बट इसमें कुछ एक ऑफिसेज होते हैं जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आते हैं, मैं आपको बताता हूँ, उसके लिस्ट बताता हूँ। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का बेसिकली मतलब ये होता है कि वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट में काम नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। जिसमें से अगर मैं बात करूँ सबसे लेकिन हाँ, कुछ पोजीशंस ऐसी होती है जिसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं कंसीडर किया जाता है। जैसे पहले पोजीशन होती है आपका, अगर आप खुद प्रेसिडेंट हो, यानी कि प्रेसिडेंट अगर आप खुद हो, तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आएगा, ठीक है ना। मतलब कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले प्रेसिडेंट बन चुका है और वो दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो अगर वो खुद प्रेसिडेंट है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आएगा। दूसरा, अगर वो वाइस प्रेसिडेंट है। तीसरा, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट। चौथा, मिनिस्टर ऑफ यूनियन और स्टेट। ठीक है। अब सवाल ये उठता है, इसके बारे में आर्टिकल 54 के बारे में डिस्कस किया है कि मतलब कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करता है, यानी कि हु कास्ट द वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो कोई भी कॉमन पीपल कास्ट वोट कास्ट नहीं करता है। दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी कि अगर हम लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो वो डायरेक्ट इलेक्शन हुआ ही नहीं, वो एक इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर उसमें पार्टिसिपेट करेगा कौन, ठीक है। तो जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं आपके लोकसभा की, नॉमिनेटेड नहीं, नो नॉमिनेटेड मैंने लिखा होगा कहीं पे, हाँ, ये डू नॉट वोट, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। कौन पार्टिसिपेट करेगा? आपके इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ऑल्सो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूटी असेंबलीज। जितनी भी आपकी यूनियन टेरिटरीज होंगी जिसमें असेंबलीज हैं, जैसे कि आपकी दिल्ली में आपकी यूटी है, तो उसमें असेंबली भी होती है, तो उसके मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे। बट जैसे कि आपका पौंडीचेरी हो गया, उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। बट फॉर एग्जांपल जैसे चंडीगढ़ हो गया, लेकिन उसके मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। और कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा? जितने भी आपके यूटीज होंगे एक्सेप्ट, इसके बारे में बात की गई है। और आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आपके मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये कुछ स्टेट्स में ही है, 6 स्टेट्स में ही है, यूपी, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर ये है, तो इसलिए इसके मेंबर्स भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एमएलसी को आप एक तरीके से, जैसे कि सेंटर में आपका लोकसभा और राज्यसभा होता है, वैसे ही एक तरह से आप ये, नॉट एग्जैक्टली बट सिमिलर, बहुत ही मतलब वेग चीज़ बता रहा हूँ मैं, बट सिमिलरली आप मान सकते हैं जैसे राज्यसभा होता है सेंटर में, वैसे ही आपका एमएलसी होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है ना, स्टेट लेवल पे, जो कि हर स्टेट में होता भी नहीं है, ठीक है। अब बात ये आती है कि आखिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता कैसे है। अब हमने बात कर ली कि आखिर वोट कौन करेगा। तो इनका जो इलेक्शन का तरीका होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंबल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है ना। अब एग्जांपल समझते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल
मैंने आपको पहले बताया था कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स। सबसे पहले बात करेंगे स्टेटस समझ की, मतलब ये जो एमपीज एमएलएज होते हैं वोट करेंगे, तो उनकी वोट की वैल्यू कितनी होगी। आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि जितने भी हमारे एमएलएज होते हैं उनकी वोट की वैल्यू इक्वल नहीं होती है। यानी अगर कोई यूपी का एमएलए है उसकी वोट की वैल्यू एमपी के एमएलए के इक्वल नहीं होगी। ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ कि कैलकुलेशन होता कैसे है। सेकेंड, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेता हूँ यूपी। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है, रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है कि आपकी स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है। फॉर एग्जांपल यूपी की पॉपुलेशन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन हम मान लेते हैं कि 50 लाख है। और यूपी में आपके एमएलए कितने हैं, मान लीजिए 250 है। ठीक है ना। आप चलिए बात करें एमपी में, एग्जाम्पल है बस ये। एमपी में मान लीजिए आपकी पॉपुलेशन होगी आपकी 25 लाख। और एमएलए कितने हो गए, मान लीजिए 40 एमएलए है, 40 नहीं, मान लीजिए कैलकुलेशन के लिए 100 एमएलए। ठीक है ना। तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है यहाँ पे कि वोट की वैल्यू कितनी होगी। वोट की वैल्यू होगी टोटल पॉपुलेशन, यानी कि 50 लाख डिवाइडेड बाय टोटल एमएलए मल्टीप्लाइड बाय 1/1000। कितना आया, जीरो से जीरो कट गया, 3 जीरो से आपके 3 जीरो ये कट गए, 25 जो, यानी कि एक एमएलए अगर वोट डालेगा तो वो 20 वोट के बराबर होगा। अगर हम यही चीज़ हम इसमें काम करते हैं कि आपके, ये हमारा यूपी का वोट हो गया, यूपी का भी एक एमएलए की वोट 20 हो गई, एमपी के एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी होगी, 250000 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 110 हजार। ठीक है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, इसकी वैल्यू कितनी आई, 25। ठीक है ना। तो यूपी का कितने आया, अगर यूपी का कोई एमएलए वोट डालता तो वो कितने वोट डालेगा, उसकी वोट की वैल्यू कितनी, वोट तो एक ही डालेगा वो, बट उसकी वोट की वैल्यू कितनी है, 20 वोट के बराबर है। और एमपी का कितना आया, 25। देखिए एग्जाम्पल है इसका, कोई एक्चुअल एक्चुअल में जो वोट की वैल्यू है वो बहुत ही डिफरेंट होती है, वो कुछ 1579 इस टाइप की कुछ आती है। तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है सिर्फ। ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि टोटल पॉपुलेशन स्टेट का टोटल नंबर ऑफ एमएलए ऑफ द स्टेट डिवाइड करते हैं, और इसमें गलती कर रखे हैं 1/1000 भी होता है, मतलब कि ये डिवाइड और ये मल्टीप्लाई बाय 1000 भी होता है। ठीक है ना। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि आखिर जो हमारे एमपीज होंगे उनकी वोट की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो देखिए उनकी वोट की कैलकुलेशन का बहुत सिंपल सा मेथड होता है। सपोज करते हैं कि हमारे यूपी में 100 एमएलए हैं, ईच एमएलए की वोट की वैल्यू 50 है। एमपी में आपके 50 एमपीज हैं, ईच की वैल्यू 25 मान लीजिए। ऐसे ही राजस्थान मान लीजिए, राजस्थान में आपके 10 एमपी है और ईच की वैल्यू 5 है। ठीक है ना। ऐसे ही करते करते जितने भी हमारे स्टेट्स होंगे या और यूटीज होंगे जो जिसमें जो वोट देते हैं, उन सभी की वोट्स की वैल्यू को ऐड कर देंगे, सम कर लेंगे। मान लीजिए इसका कितना आया, 1000। ठीक है ना, 50। ऐसे करते करते मान लीजिए सबको सम करके इसकी वैल्यू आती है 10,000। ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है कि जितनी भी हमारे एमपीज की, सॉरी एमएलएस की वोट की वैल्यू होती है, मान लीजिए वो हुई 10,000, उसको जितने हमारे एमपीज होते हैं, कितने होते हैं, मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेशन के लिए 100 एमपीज होते हैं हमारे पास। ठीक है ना। तो हमारे एक एमपी की वैल्यू 100 होगी।
यानी कि अगर कोई भी एक एमपी वोट डालेगा तो उसकी वैल्यू 100 होगी। समझ में आया कैसे कैलकुलेट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ द एमएलएज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एमपीज। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एमएलए के वो एमएलए वाला थोड़ा गलत हो गई। इसकी होता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल एमएलएज इंटू 1/1000। ये होता है 1/1000 मल्टीप्लाई करना रह गया। अब इसमें आपके देखिए सिलेक्शन कैसे होता है, तो उसके लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ तब आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है अजय, दूसरी है राज, तीसरा है अनूप, सॉरी अनूप रहने दीजिए, और हो गया कोई एस से नाम है सूरज। ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी कोई एमएलए या एमपी वोट डालता है तो प्रेफरेंस देता है कि आखिर उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगी। फॉर एग्जांपल कोई एक एमएलए एक्स है, उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस हुई अजय, दूसरी सूरज हुई, तीसरी राज हो गई। कोई एक्स 2 हो गया, उसकी हुई सूरज, राज, अजय। कोई एक्स 3 हो गया, उसकी सूरज, अजय, राज हो गया। ऐसे करते करते सबकी प्रेफरेंस होती है। तो सबसे पहले जो होता है वो जो ये लास्ट वाले चीज़, ये जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, ये सबकी कैलकुलेट की जाती है कि मतलब किसको कितना वोट मिला। फॉर एग्जाम्पल अजय को मिला है आपको 40% वोट, राज को मिला है आपको 30% वोट, और सूरज को भी 30% वोट ही मिला है। तो किसी ने भी 50%+1 का क्राइटेरिया पार नहीं किया है। तो अब क्या होगा, ये देखा जाएगा कि सॉरी थोड़ा कैलकुलेशन ठीक होता है इसमें। हाँ, तो अब देखा जाएगा कि जो सबसे मिनिमम वाला व्यक्ति होगा उसके वोट को रिमूव किया जाएगा। मान लीजिए इसको 25 मिला था, इसको 35 मिला था, ठीक है ना। तो जो 25 वाला परसेंट व्यक्ति है राज, इसकी वोट को रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो मतलब कि जितने लोगों ने राज को फर्स्ट प्रेफरेंस में वोट किया था, यानी कि एक और एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए जितने लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस में राज को वोट किया था वो डिलीट हो जाएगा। अब तो मतलब अब जो बचेंगे वो सेकंड प्रेफरेंस वाले जो होंगे उसको देखा जाएगा कि यानी कि सेकंड प्रेफरेंस में लोगों ने जो जिन लोगों ने राज को वोट किया था उनकी सेकंड प्रेफरेंस क्या थी, फिर वो वोट इन अजय को और सूरज को ऐड कर दिए जाएंगे। आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही होगी। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए इसमें इसी में देखते हैं, एक मिनट रुकिए, कि अजय, राज, सूरज, राज, अजय, सूरज, राज, सूरज, अजय, राज, अजय, सूरज। ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए हमने राज को डिलीट कर दिया, यानी कि जिन लोगों, यानी कि हमने क्या कहते हैं, ये राज को जो उसने वोट दिया था उनको फर्स्ट प्रेफरेंस डिलीट कर दी। अब देखा जाएगा सेकंड प्रेफरेंस, यानी कि ए यानी अजय को मिले हैं 2 वोट, तो अजय में ऐड कर दिया जाएगा वो वोट। ठीक है ना। और सूरज को कितने लोगों ने वोट दिया, 1 लोगों ने, तो सूरज में 1 ऐड कर दिया जाएगा। जैसे ही ये जो 50% 1 का क्राइटेरिया पार करेंगे जो व्यक्ति, वो जीत जाएगा। ठीक है। आप देखेंगे आप जैसे कि 2 लोग बचे हैं तो इसमें 50% हो ही जाएगा। ठीक है। ओके। हाँ, एक और चीज़ आपको बताऊँ कि एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल हर कोई व्यक्ति खड़ा भी नहीं हो सकता आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। उसके लिए उसको क्या करना था, जितने भी इलेक्टर होते हैं, यानी कि जो ये इलेक्टर्स होते हैं, 50% लोग, 50% बोला मैंने, 50 लोगों को प्रपोज करना होता है और 50 लोगों को उसको सेकंड करना होता है। यानी आपके पास एटलीस्ट 100 लोग होने चाहिए जो आपको सपोर्ट करें। 100 इलेक्टर्स, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, कोई भी हो जो वोट देता हो, उनके सपोर्ट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ होती है कि आपको टोटल नंबर ऑफ वोट्स का 1/6 मिलना चाहिए, नहीं तो आपने जो पैसे जमा कराए होंगे जमानत, वो जब्त हो जाएगी। यानी आप मान लीजिए आपने जो 15,000 रुपये जमा कराए थे आरबीआई में इलेक्शन लड़ने के लिए प्रेसिडेंट का, वो जब्त हो जाएंगे।
ठीक है ना? तो ये कुछ चीज़ थी जो आपको जाननी ज़रूरी है। दूसरा होता है कि आखिर आप को रिमूव कैसे किया जाएगा, उसे इम्पीचमेंट बोलते हैं, जिसके बारे में आर्टिकल 61 में डिस्कस किया गया है। तो हालाँकि इसका जो ग्राउंड है कि आपको इम्पीच क्यों किया जाएगा, तो वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हालाँकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में डिफाइन नहीं किया गया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि डिफाइन किया गया है, नहीं किया गया है, बट इसको डिफाइन नहीं किया गया है, तो इसके लिए होता क्या है कि अब इसका प्रोसेस कैसे होता है? तो देखिए, हमारे जो पार्लियामेंट के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है लोकसभा और राज्यसभा। तो प्रेज़िडेंट को इम्पीच यानी रिमूवल का प्रोसेस आप कहीं भी शुरू कर सकते हैं, चाहे राज्यसभा में शुरू कर सकते हैं, चाहे लोकसभा में। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मान लेते हैं उसको हमने राज्यसभा में शुरू किया है। तो राज्यसभा में शुरू करने के लिए आपको 1/4 ऑफ मेंबर यानी अगर राज्यसभा की टोटल डिवाइड करने के लिए मान लें 260 मान लेते हैं कि एग्ज़ाम्पल के रूप में। अगर आपके 260 लोग हैं राज्यसभा में, तो उसका 1/4 कितना होता है? 65। 65 लोग साइन करके देंगे एटलीस्ट राज्यसभा के स्पीकर को कि उनको प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, ठीक है ना? फिर क्या होगा? प्रेसिडेंट को 14 दिन का टाइम दिया जाएगा और फिर क्या होगा कि वोटिंग होगी। अब वोटिंग में क्या होता है कि 2/3 मेंबर ऑफ द हाउस यानी कि 2/3 कितने होते हैं इसके? एग्ज़ाम्पल के रूप में मानते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं 200 70 मान लीजिए, तो इसका 2/3 कितना होगा? 180। 270 में से 180 लोग आपको सपोर्ट करने चाहिए, प्रेजेंट इन वोटिंग नहीं। 270 जो स्ट्रेंथ है, आपकी स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है प्रेजेंट इन वोटिंग होता है, बट इसमें क्या होता है कि जितनी मेंबरशिप होती है उसका 2/3 से पास होना चाहिए। भले ही उस दिन 220 लोग प्रेजेंट क्यों ना हो, 180 लोग उस पर सपोर्ट करने चाहिए कि हाँ हमें प्रेसिडेंट को रिमूव करना है। फिर क्या होगा, मान लीजिए राज्यसभा में इनिशिएट हुआ था, अब वो हम भेजेंगे लोकसभा में। लोकसभा क्या करेगा, उस जो आपने चार्जेस लगाए होंगे उसको इन्वेस्टिगेट करेगा और रिपोर्ट सबमिट करेगा। फिर लोकसभा में भी इस चीज़ के लिए वोटिंग होगी और लोकसभा में भी टोटल मेंबर्स मान लीजिए उसमें भी 450 मान लीजिए मेंबर्स हैं और उसमें उसमें से आपको 300 लोगों का सपोर्ट होना चाहिए यानी 2/3। ठीक है? तो अगर ये बिल दोनों जगह से पास हो जाता है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, तो आपके प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाते हैं। हाँ, हालाँकि एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि इसमें जो स्टेट के एमएलएज़ होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसे कि आपने लिखा था कि इनके इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट करते थे, बट इनके रिमूवल में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ऑल्सो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं अ, लोकसभा और राज्यसभा के, वो भी इनके रिमूवल में पार्टिसिपेट करते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट रिमूवल में पार्टिसिपेट करते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है? अब पावर्स की बात करी जाए तो प्रेसिडेंट के पास हमारे इंडिया में 3 तरह के वीटो पावर्स होते हैं। पहला होता है एब्सोल्यूट वीटो, जिसमें क्या होता है कि कोई भी बिल इनके पास आता है वो उसको विथहोल्ड कर लेते हैं, ठीक है ना? और उसको एसेट नहीं देते। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा बिल होता है, जो पास होकर आया होता है वो खत्म हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि सस्पेंसिव वोट, उसमें क्या होता है कि अगर कोई बिल हमें लोकसभा और राज्यसभा से पास किया है और प्रेसिडेंट के साइन करने के लिए भेजा है, तो प्रेसिडेंट उस बिल को वापस पार्लियामेंट को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। तो अगर पार्लियामेंट दोबारा से उस बिल को पास करता है, चाहे चाहे वो पुराने वाले बिल की तरह सेम हो या ना हो, प्रेसिडेंट अब बाउंड है कि उनको एसेंट देना ही पड़ेगा, यानी उनको उस पर साइन करना ही पड़ेगा। तीसरा होता है कि नो एक्शन पॉकेट वीटो, उसमें क्या होता है कि आपके पास बिल आया, आपने कोई उस पर एक्शन लिया ही नहीं। इसमें बहुत फेमस एग्जांपल है वो प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह का। उन्होंने 1986 में यूज़ किया था इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। उन्होंने उस पर जेब में रख लिया था और उसको कभी साइन ही नहीं किया, तो वो भी एक तरह का बिल होता है।
और एक और बिल होता है जो कि होता है, एक और वीटो होता है, वो होता है क्वालिफाइड वीटो, जो कि हमारे इंडिया में नहीं है, वो यूएसए में प्रेजेंट है। यूएसए के प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो होता है, ठीक है ना। एक और चीज़ होती है, वो होती है आपकी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपकी जो हमारी पार्लियामेंट है वो साल में सिर्फ 3 बार मिलती है। तो फॉर एग्जांपल मई में पार्लियामेंट का कोई लॉ बनाना हो तो वो क्या करेगी, तो वो ऑर्डिनेंस निकाल सकती है प्रेसिडेंट के थ्रू। तो ऑर्डिनेंस और ये आता है, ये पावर प्रेसिडेंट को आर्टिकल 123 के तहत दी गई। इसमें वो क्या करते हैं, कोई भी लॉ बना सकते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगा, और उसकी सेम पावर होगी उस एक्ट की बराबर जो कि पार्लियामेंट द्वारा पास किया जाता है। इसकी और कब तक वैलिड होता है, 6 वीक आफ्टर रीअसेंबली। यानी मान लीजिए मई में आपकी एक्ट बनाया गया है, तो और अगस्त में आपकी पार्लियामेंट 1 अगस्त को मिलती है, तो 6 वीक के अंदर जिस दिन मिलते हैं उसके अंदर उसको पास करना ही पड़ेगा आपको पार्लियामेंट से। फिर आता है आपका पार्डनिंग पावर, यानी कि माफ़ करने की शक्ति। तो ये सभी केस में अप्लाई होता है कि राष्ट्रपति के पास पूरी ताकत होती है किसी भी व्यक्ति को उसके दोषों से माफ़ करना, यानी पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन, कम्यूटेशन, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कोर्ट मार्शल को भी वो पर भी उनका पावर अप्लाइड होता है। हाँ, और जी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो होती है कि प्रेसिडेंट डेथ सेंटेंस, यानी किसी भी कोर्ट ने किसी भी व्यक्ति को फांसी की सज़ा दी गई है, तो वो उनको भी माफ़ कर सकते हैं। और ये बात याद रखिएगा कि जो सेम पावर्स होती हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताई, ये आपके गवर्नर गवर्नर के पास भी होती है, बट गवर्नर के पास डेथ सेंटेंस को माफ़ करने की पावर नहीं होती। तो ये एक डिफरेंस होता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश किया है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।